गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग के बहुभुज नियम। तो देखिए, इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे सदिश योग के त्रिभुज नियम और सदिश योग के चतुर्भुज नियम, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका एक एडिशन का एक नया टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी सदिश योग के बहुभुज नियम। तो अभी तक जितना भी हम लोग नियम पढ़े, उन नियमों में हम केवल दो ही वेक्टर को जोड़कर उसका परिणामी सदिश ज्ञात कर सकते थे, लेकिन इस नियम की सहायता से हम तीन या तीन से अधिक सदिशों को जोड़कर उनका जो है परिणामी सदिश ज्ञात कर सकेंगे। तो आइए जान ले कि इन नियम की शर्तें क्या क्या है, क्या कहता है इन नियम, इसका नियम क्या है। तो बहुभुज नियम द्वारा तीन या तीन से अधिक सदिश राशियों को जोड़ा जाता है, अर्थात तीन या तीन से अधिक राशियों को जोड़कर उसके रिजल्टेंट वेक्टर का मान ज्ञात करने के लिए हम पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें हम दो वेक्टर को ऐड नहीं करेंगे। मिनिमम वेक्टर्स की संख्या, जो हमारा इंडिविजुअल वेक्टर्स होता है, उसकी संख्या कम से कम तीन होगी और तीन से अधिक कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये भी ट्रायंगल लॉ पे ही बेस्ड है, यानी पॉलीगन लॉ को सॉल्व करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ का ही सहारा लेंगे। ट्रायंगल लॉ की ही सहायता से पॉलीगन लॉ को सॉल्व करेंगे। यानी जितना वेक्टर हमको दिया हुआ होगा, अगर मान लीजिए कि हमें n टाइम्स इंडिविजुअल वेक्टर दिया हुआ है, तो n-1 टाइम हमको जो है ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करना होगा, और n-1वां टाइम का, यानी लास्ट वाला जो रिजल्ट आएगा, वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर प्रोवाइड देगा। तो आइए देखें, तो पॉलीगन लॉ की सहायता से दिए गए सदिश राशियों को जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां तक आप पहले नोट कर लें। आइए अब आगे देखें। तो देखिए, अब क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम उन वेक्टर्स को कंसीडर करेंगे, उन वेक्टर्स को लेंगे जिन्हें हमें जोड़कर रिजल्टेंट वेक्टर का मान प्राप्त करना है। ठीक है, सर्वप्रथम उन वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, वैसे वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं जिसे जोड़कर परिणामी सदिश अर्थात रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं
कि इस लॉ में कम से कम 3 वेक्टर हमें कंसीडर करना है और अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम उन कम से कम 3 वेक्टर को कंसीडर करें जिसे जोड़कर हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मान प्राप्त करना है। तो एक वेक्टर हम मान लेते हैं कि ये है हमारा वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है हमारा बी और तीसरा वेक्टर है हमारा सी। तो ये 3 वेक्टर है जिसे जोड़कर हम क्या करेंगे, पॉलीगन लॉ बनाएंगे, पॉलीगन लॉ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप यहां तक पहले नोट कर लें। अब देखिए हमें ये 3 वेक्टर दिया हुआ है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे कैसे। तो हमने पहले ही बताया आपको कि पॉलीगन लॉ कोई विशेष लॉ नहीं है, बस विशेष ये इसलिए है क्योंकि इसमें कम से कम 3 या 3 से अधिक वेक्टर्स को जोड़ा जाता है, लेकिन ये काम करता है ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ही। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से, दूसरे वेक्टर के हेड को तीसरे वेक्टर के टेल से हम कनेक्ट करेंगे। तो यहां हम करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के हेड को जोड़ देते हैं दूसरे वेक्टर के टेल से। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए और ये हो गया हमारा वेक्टर बी। और शर्त ये भी था ट्रायंगल लॉ में कि जोड़ेंगे कुछ इस कदर कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी जितना भी वेक्टर लिया गया है सबके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अब उस हिसाब से तीसरा वेक्टर इस प्रकार ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वेक्टर सी। यहां तक काम करने के बाद अब एक अतिरिक्त वेक्टर अपने मन से हम ले लेंगे, तो उसे लिख ले कि अब एक अतिरिक्त वेक्टर की, या वेक्टर लाइन लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, वेक्टर लाइन की सहायता से, ठीक है, या वेक्टर लाइन का इस्तेमाल करके, ठीक है, अब एक अतिरिक्त वेक्टर लाइन का इस्तेमाल कर के पॉलीगन बना लेते हैं। जैसे ही हम एक अन्य वेक्टर यहां जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, इस्तेमाल कर के पॉलीगन बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां क्या करेंगे कि एक अन्य वेक्टर की सहायता से इसे देंगे हम जोड़ साइक्लिक ऑर्डर में, इसे कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर। अब यहां जिस तरह हम ट्रायंगल लॉ में बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, तो यहां भी आप देखिएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 आएगा। तो ये जो हमारा होगा, इस नए वेक्टर का नाम हम डी ले सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर ले। अब ये बन चुका है हमारा क्या, पॉलीगन। ये क्या तैयार हो गया, पॉलीगन, बहुभुज, 3 से अधिक भुजाएं हो गई। अब यहां हेयर में देखिए क्या करेंगे, अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी करते हैं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा नल वेक्टर के इक्वल, जीरो वेक्टर के इक्वल।
यहाँ सिर्फ जीरो नहीं देंगे, जीरो पर एरो लगा के लिखेंगे, यानी नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंपल जीरो देते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि इक्वेशन अगर LHS में अगर कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी है तो RHS में भी वेक्टर क्वांटिटी ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू माइनस वेक्टर D, ये आपका आ जाएगा। यही जो D है आपके R के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा B प्लस C इक्वल टू वेक्टर R, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। यहां आप लिख सकते हैं चूंकि माइनस D वेक्टर इक्वल टू वेक्टर R है। ठीक है, तो अब यहां देखिए कि ये जो साइन आया माइनस, तो फिजिक्स में माइनस साइन का मतलब होता है अपोजिट। तो अब ये जो हमारा फिगर है ना, ये दूसरा फिगर बन जाएगा। तो कैसा बनेगा अब ये, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, सब कुछ तो वही रहेगा, अब ये डायरेक्शन, ये सुविधा मिटाने वाला मेरे ही पास है, आपके कॉपी में नहीं होगा, या फिर डिजिटल बोर्ड होता तो आसानी से कर लेते। तो ये डायरेक्शन हट जाएगा इस तरफ साइक्लिक ऑर्डर का, और डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी जो आया ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो उसका रिजल्ट क्या आया, माइनस डी आया। तो अब ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो क्या है कि ए प्लस बी और प्लस सी का सम है। तीनों को जोड़ने पर हमको जो है ये आर प्राप्त हुआ है। तो इसे ही हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप कह सकते हैं यहां पर। अब देखिए पॉलीगन लॉ को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का मेथड हम आपको बता दें, पहले आप यहां तक नोट कर ले। तो देखिए इसका जो रूल है वो हम क्या करेंगे, तो पॉलीगन लॉ को सॉल्व करने के लिए बार बार ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, लिख ले। पॉलीगन लॉ को सॉल्व करने के लिए बार बार ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतना पहले नोट करें। यदि वेक्टर्स की संख्या n हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का
मान ज्ञात करने के लिए n-1 टाइम ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी कल के क्लास में हम इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, तो जो भी कंफ्यूजन बच गया होगा वो आपका जो है पूरा हो जाएगा। आपका काम क्या है कि कल आप इन सभी बातों को एक बार अच्छे तरीके से देखकर आएंगे और एक बार पढ़ के आइएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो इसमें समझ में नहीं आई, सब सिंपल बात है। अगर थोड़ा भी आपको फिजिक्स में दिलचस्पी है तो आप पढ़ें, और नहीं भी है तो भी आपको दिलचस्पी हो जाएगी अगर आप रेगुलर मेरे साथ बने रहे और रेगुलर पर डे 1 घंटा आप फिजिक्स पे दे, तो आपका जो है ये सब चीज हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा जुनून, थोड़े से जोश की आवश्यकता है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।